अगला जो हमारे पास है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, अभी मैंने बताया था कि इसके अंदर आपके पास कितने होते हैं एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स होते हैं और आपके पास 5 जो हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं। ठीक हो गया। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे पास कि इसमें आपके पास पायरुवेट को कन्वर्ट कर देना है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ठीक हो गया। पायरुवेट को कन्वर्ट कर देना एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास एक अदद होता है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन TCA एंड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ये आपके पास इरिवर्सिबल होता है रिएक्शन। इसके अलावा ये आपके पास ना ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का एक अदद कमिटेड स्टेप होता है। अब ये वाला जो है ना, ये आपके पास ये आप इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो। अब इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर जो E1, E2 और E3 होंगे ना, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स आने हैं उसमें पहला जो होगा वो उसका तो हम यही नाम दे देंगे कि वो है जी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास होगा ना वो होगा हमारे पास डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज DHLTA से आप करके आसानी से इस तरह छोटी फॉर्म में कर लो ना, तो आपको चीज़ें याद करना आसान रहती हैं। जैसे आप इसको बड़ा लिखना चाहो तो डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज का मतलब है कि आपने एसिटाइल ग्रुप जो होगा ना उसको आपने ना एक जगह से दूसरी तरफ ले जाना होगा। किधर? आपने वो ना लिपोइक एसिड होता है इसके अंदर, तो उसके ज़रिए ले जाना होगा। E3 जो है उसमें क्या होगा? तो वो होगा डाईहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक हो गया। तो पहला पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज और तीसरा डाईहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। और इसके अंदर जो 5 कोएंजाइम्स आने हैं, 5 कोएंजाइम्स जो आने हैं वो कौन से 5 कोएंजाइम्स हैं? तो वो 5 कोएंजाइम्स के अंदर आसान से हैं वो भी पाँचों। पहला जो है वो तो विटामिन B1 ही है, जो कि है आपके पास थायामीन, और थायामीन से जो बनता है वो बनता है TPP। अगला जो है आपके पास जो भी हमने पढ़ा है कि लाइपोइक एसिड इसके अंदर होगा, तो वो लाइपोइक एसिड इसके अंदर हो जाएगा। तीसरा जो है हमारे पास वो हो जाएगा इसके अंदर विटामिन B5 यूज़ होगा, जो कि हमारे पास होता है वो ना पेंटाथेनिक एसिड, उसके कोएंजाइम A बनता होता है। फिर हमारे पास ना B2 भी इसके अंदर यूज़ होगा, जो कि आपके पास FAD होता है। फिर आपके पास के अंदर ना वो विटामिन ना B3 भी यूज़ होगा, जो कि आपके पास क्या होता है NAD पॉजिटिव, या ना विटामिन B नियासिन को कहते हैं। और ये जो विटामिन B2 है ये राइबोफ्लेविन होता है। तो ये हमने ना विटामिन B1, B2, B3, B5 और साथ में लाइपोइक एसिड, ये 5 कोएंजाइम्स होते हैं जो कि इसके अंदर होते हैं। अब अगर हम इसकी क्या देख लें, हम इसका अब स्टेप्स अगर देख लें, स्टेप्स अगर हम इसके यूँ करके देख लेना, तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपके पास सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या होता है, पायरुवेट होता है। ठीक है। पायरुवेट, इधर से पायरुवेट है। अब इधर से हम ना एक कोएंजाइम इसका ले लेंगे TPP। ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है और TPP, और हम इसका पहला एंजाइम जो है ना वो यूज़ कर लेंगे। तो इसके अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना है, हमने E1 यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है, और हमारे पास यहाँ पे जो बन जाएगा ना वो बन जाएगा हाइड्रो इथाइल TPP। अब ये हाइड्रो इथाइल, ये जो हाइड्रो इथाइल TPP है ये फिर आपके पास दोबारा TPP में कन्वर्ट हो जाता है। और लेकिन इससे अब ये हाइड्रो इथाइल ग्रुप जो है ये आपने ना लेकर जाना है किधर, इधर से आप एक और कोएंजाइम लेंगे जिसको आप कह देंगे लाइपोइक एसिड। और ये जो लाइपोइक एसिड है फिर ये आपके पास इधर से इस तरफ इसके साथ जब मिलेगा हाइड्रो इथाइल ग्रुप से, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे एसिटाइल लाइपोअमाइड। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो यहाँ पे एंजाइम लगा है वो आपके पास E2 एंजाइम लगा है, जो कि था हमारे पास डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। उसके बाद आपके पास ये वापस
उसके बाद ये आपका वापस इधर इसके अंदर लाइपोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, लेकिन रास्ते में ना ये आपके पास एक और चीज़ में भी कन्वर्ट होगा जो कि होगा डाईहाइड्रो लाइपोइक एसिड। ठीक हो गया। और इधर डाईहाइड्रो लाइपोइक एसिड दोबारा जब इस लाइपोइक एसिड में कन्वर्ट होगा तो वो E3 के ज़रिए कन्वर्ट होगा, जो कि क्या था हमारे पास डाईहाइड्रो लाइपोइक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब वो डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे जो हो रहा है ना, तो इधर अब आपके पास और कोएंजाइम इस्तेमाल होगा अब इधर। लेकिन अगर आप देखो ना एसिटाइल को लाइपोमाइड जो है वो जब इसमें कन्वर्ट हो रहा था तो इसके अंदर ना आपके पास कोएंजाइम ए ऐड हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे कहा था ये ऐड होगा, और इधर से निकला जो था वो हमारे पास निकला एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इधर से आपके पास जो इधर यूज़ हुआ है ना वो आपका डिहाइड्रोजिनेज था ना, तो इधर आपके पास FAD पॉजिटिव यूज़ हुआ और इधर FADH2 बन गया। फिर FADH2 वापस आ गया, FAD पॉजिटिव के अंदर हो गया, इधर आपके पास NAD जो पॉजिटिव था वो NADH में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास ओवरऑल स्टेप्स थे। अगर मैं इनको यहाँ से सही से करके दिखाना चाहूँ तो यही होगा कि पहले पायरुवेट है, वो आपके पास ना कार्बन डाइऑक्साइड में और ना TPP के साथ मिलकर हाइड्रोइथाइल TPP, फिर इसकी आपके पास ना ऊपर की तरफ वापस TPP के अंदर जाएगा और यहाँ से आपके पास लाइपोइक एसिड के साथ मिलकर एसिटाइल लाइपोमाइड बनाएगा। फिर इससे एसिटाइल लाइपोमाइड के अंदर से यहाँ पे कोएंजाइम ASH होगा, तो वो आपके पास एसिटाइल कोए और साथ में डाईहाइड्रो लाइपोइक एसिड बना देगा, जो वापस E3 के ज़रिए जाएगा। इधर FAD जो FADH2 बन जाएगा और उसके बाद फिर FADH2 जब वापस जाएगा तो NAD पॉजिटिव NADH बना देगा। तो इस तरह करके आपके पास इसके स्टेप्स हो जाएंगे। इसकी रेगुलेशन किस तरह होगी? ऑब्वियसली अगर आपके पास यहाँ पे एसिटाइल कोए और NADH ने बनना था तो वो अगर आपका ऑलरेडी हैं तो ये इनहिबिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कोवलेंट मॉडिफिकेशन किस तरह होगी, तो ये आपके पास इसकी चीज़ आपको समझने वाली है कि कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको अगर फॉस्फोराइलेट किया जाए तो वो एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जिनको डीफॉस्फोराइलेट किया जाए तो वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने कुछ बातें ये भी याद रखनी है कि कौन से एंजाइम जो हैं वो फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होते हैं और कौन से हैं जो कि डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होते हैं। जिस तरह अभी आपके पास है ना ये PDH जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये आपके पास डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होता है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से उन्होंने यही बताया हुआ है कि आपके पास ना ये डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होगा, तो आज जो फैक्टर्स जो हैं जो डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे ना वो आपके पास ना एक्टिवेट करेंगे। और डीफॉस्फोराइलेशन कब होती है? जब अगर फॉस्फेट ग्रुप ख़त्म हो, इसका मतलब फॉस्फेटेजेस होंगे इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं अगर तो ये देखें उन्होंने कहा कौन कौन सी सब्सटेंसेस PDH फॉस्फेटेज, इसके अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम और AMP, ये सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि इसको डीफॉस्फोराइलेट करेंगे और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और कौन सी चीज़ें हैं जो इसे इनएक्टिव करेंगी? एक तो ATP, क्योंकि जब ATP ज़्यादा होगा तो आपके पास ना ये, इसके अलावा PDH काइनेज जो कि फॉस्फोराइलेशन कराता है, तो फॉस्फोराइलेशन कराएगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये इसकी कोवलेंट रेगुलेशन हो जाएगी।